नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। वंदे मातरम जो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का एक युद्ध घोष था। कई सारे लोगों ने, हजारों युवकों ने वंदे मातरम कहते कहते कुर्बानी दी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक गीत है, वो छोटा बनकर रह गया। इसके कई कारण हैं। किस तरह से अपीजमेंट पॉलिसी सामने रखते हुए इतना अच्छा वो गीत हमारा जो है उसको छोटा बना दिया गया। और अभी पहली बार ऐसा होगा, भारत स्वतंत्र होने के बाद लगभग 80 साल के बाद 15 अगस्त 2026 को लाल किले के प्राचीर से वंदे मातरम गाया जाएगा। मतलब मैं बोल रही हूँ तो भी मेरे गुज़बम्स आ रहे। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ये जो वंदे मातरम गीत या हमारा जो है राष्ट्र गीत है, उसके लिए जो बिल या फिर हम कह सकते हैं कि मंजूरी दी है, कानून के रूप में उसको लाएंगे कि जो अपमान होगा उस पे क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, इसके बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं वंदे मातरम का अभी भी विरोध होता है और हो रहा है। तो आज हमारे बीच उपस्थित है बहुत दिनों के बाद हमारे विशेष अतिथि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर। सर आपका बहुत धन्यवाद, आप बहुत दिनों के बाद हमारे साथ जुड़े और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है वंदे मातरम हमारा जो है उसका। जी नमस्कार मैडम, आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत बहुत नमस्कार। सर ये अभी क्योंकि राष्ट्रपति जी ने तो इसको मंजूरी दे दी, तो सर आप इसके बारे में क्या मतलब कैसे क्या हो इसके ऊपर होगा अभी, ये आप कैसे बताएंगे? राष्ट्रगान जैसा कानूनी संरक्षण मिलने वाला है और राष्ट्रपति ने संशोधन कानून को मंजूरी दे दी, तो अब इसका मीनिंग क्या होगा? जी राज्यसभा से ये ऑलरेडी पास हो चुका और ये अब जो है ऑनरेबल हमारे प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने भी इसको जो है मंजूरी दे दी है। तो अब ये जो है विधिवत रूप से जो एक एक्ट जो होता है एक लॉ के रूप में, अब ये जो एक नेशनल ऑनर एक्ट जो हमारे राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, भारतीय संविधान है, उसी तरह से अब इस राष्ट्रगीत को भी उसी अनुसार उसी जो एक लीगल जो एक स्वरूप जो मिलता है कि अगर, क्योंकि पहले एक क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में जो है वो नहीं था कि अगर कोई इसका जो है किसी भी रूप में जो है इसको नहीं लेते हैं और उसका जो रेस्पेक्ट है उसे नहीं करते हैं, या अगर कोई व्यवधान डालता है और या इस तरह से मौकरी करता है, मजाक बनाता है, या कई बार ऐसी भी वीडियो आई हैं कि जिसमें दूसरे लोगों ने कहने का प्रयास किया है तो वो नहीं उसमें जो है बिल्कुल एक अलग जो वहाँ का जो है एक जो इनडिसिप्लिन जो एक वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कई तरह के इस तरह के, तो ये एक जरूरी भी था। और खास और ये खास करके ऐसे लोगों के लिए भी है कि जो लगातार भारत को एक ऐसी विचारधारा के उस स्तर पे लेके जाना चाह रहे थे कि जिनके लिए वंदे मातरम एक तरह से कोई मीनिंग ही नहीं रखता है। और yes. सच्चाई की बात ये है, हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, उनके लिए ये एक तरह से सांस्कृतिक गौरव और भारत की जो राष्ट्रीय एकता है उसका प्रतीक के रूप में अगर हम वंदे मातरम को देख लेते हैं, और स्वतंत्रता सेनानियों के एक अंतिम घोष वाक्य का जो होता है उसके रूप में जो वंदे मातरम है वो अपने आप में हमेशा जाना जाता रहा। और वंदे मातरम गाकर ही उन्होंने जो है अपने फांसी के फंदे पे वो झूले, या जो देश के लिए जो मर मिटने की जो उन्होंने एक जो तपस्या करी, और लगातार अपने घरों को छोड़ छोड़कर, क्योंकि ये केवल एक जो हम कहते हैं कि क्योंकि इस राष्ट्रगीत को भी सबसे पहले जब
बंकिम चंद्र बाबू ने 1875 में जब इसकी रचना की और आनंद मठ में इसको स्थान मिला, तो उस आनंद मठ की ही पृष्ठभूमि के आधार पर जब तक हम उस आनंद मठ को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें इस वंदे मातरम का अर्थ और भावार्थ और उसका जो एक भारत देश के लिए जो एक परिप्रेक्ष्य है वो समझ में नहीं आएगा। और जो दूसरे विचारधारा के लोग हैं, जो जिस तरह से इसका वंदे मातरम का मजाक बनाते हैं, उन्हें या तो इसमें केवल देवी देवताओं कि इसमें अगले जो छंदों में कि उसमें गाया गया है, या तो वो कभी उस पृष्ठभूमि को नहीं समझ सकते कि किस तरह से जो भारत के ऐसे राष्ट्र नायक जो गुमनामी में रहे और जंगलों में रहे, वहाँ केवल किसी एक आराध्य को पूजते हुए, और उन्होंने लगातार अंग्रेजों के साथ युद्ध किया और लगातार संघर्षों में रहे। तो ये उस समय खुद जो कांग्रेस अधिवेशन में जैसा कि हम जानते हैं कि 1896 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन था, उसमें खुद सार्वजनिक रूप से पहली बार इस वंदे मातरम का जो है वो गायन हुआ। और जब जो स्वदेशी आंदोलन जो था 1905 का, उसमें तो एक विशेष रूप से जो लोकप्रियता थी इस वंदे मातरम की बढ़ी, और उसमें सभी जो भारतीय जो थे, उन्होंने इसको एक भारत की एक जो आत्मा है उसको इस वंदे मातरम से जोड़ा। और उन सभी, क्योंकि जो भी आपके राष्ट्र के ऊपर ऐसी जो भी विदेशी शक्तियां हैं, जो विदेशी ताकतें हैं, जिन्होंने आपके राष्ट्र को गुलाम बनाया, तो उनसे लड़ने वाले जो भी लोग रहे, वो उसमें शहरों के भी लोग थे, गांवों के भी लोग थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन स्वतंत्रता सेनानियों को इसलिए हम याद करते हैं कि उन्होंने अपने परिवारों को छोड़कर एक गुमनामी में जिंदगी बिताई, अपने घरों को छोड़कर वो अलग अलग जगहों पे रहे, और उसमें ज्यादातर उन लोगों ने जंगलों में जो है वो रहे, और वहां पर उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बसाई, और वहां पर वो अपना जीवन वहां पर उन्होंने, चाहे तलवारबाजी हो, चाहे अलग अलग जो भी शौर्य के जो है उनको उनको सीखा, और वहाँ के जो भी ऋषि मुनि थे उनके साथ में रह के उन्होंने अपने आप को उस मानसिक दृढ़ता को पाया, कि जिससे कि वो उन ताकतों का सामना करें। और लगातार जो है वो एक संघर्ष का एक दौर था, वो लंबे समय तक और रहा। और उसमें ना केवल अंग्रेजों के साथ, अपितु ऐसी जो ऐसी विदेशी ताकतें हैं जो खुद को भारतीय होने पर नहीं, या भारतीय समाज का जो सनातन समाज है उसको केवल एक अंग्रेजों के साथ ही ऐसा नहीं है कि लड़ना पड़ा उन्हें। वहाँ के तत्कालीन ऐसे जो भी पंथ विशेष के भी जो लोग हैं, जो लगातार उनके साथ भी उन्हें उस समय संघर्ष में रहना था, क्योंकि उस समय कहीं भी अगर कोई जो ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो रही है जो लॉफुल नहीं है, तो उसमें जो सबसे ज्यादा जो अगर किसी पक्ष का हाथ है, तो वो उसमें ऐसे कहीं किसी विशेष पंथ के जो लोग हैं, तो उसमें उस इन सारी चीजों का जब हम देखते हैं, तो उसमें जो संघर्ष के रास्ते थे वो दोनों तरफ से थे, एक तो गवर्नमेंट के स्तर पर भी और एक पंथ के स्तर पर भी। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को उस समय के जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे और जो भी राष्ट्र नायक थे, वो इन सारी चीजों को भलीभांति समझते थे। और बंकिम चंद्र बाबू ने भी इस भावना को समझा, और उन्होंने इस वंदे मातरम को लिखा और उसे आनंद मठ में स्थान मिला। और तत्कालीन उस समय कांग्रेस में भी जो भी राष्ट्र नायक थे, वो कहीं ना कहीं देश से जुड़े हुए थे। और चीजें जब बाद में धीरे धीरे बदली, धीरे धीरे क्योंकि जो भी सरकार में जाता है उसको न जाने एक ऐसा वो शगुफा लगता है कि हर तरह से शांति जो है वो बनी रहे, चाहे उसके लिए कोई एक पक्ष कहीं बेवजह भी कहीं कोई गलत करने जा रहा हो, तो उसको भी जो है हम उसको छोड़ दें, या जो तो ये कहीं ना कहीं ऐसी है कि ये चीजें एकदम से सामने नहीं आती हैं नजर, लेकिन
काव्य के रूप में या एक साहित्य के रूप में ये जो चीजें हैं, ये उस समय बंकिम बाबू ने इन्हें समझा और जो है उन्होंने इसे रचा बसा। और उसके बाद लगातार जब ये राष्ट्रगीत भी बना, जब जब इसे 24 जनवरी 1950 को इसको जब भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रगीत के रूप में लिया, लेकिन कहीं न कहीं हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी या उस समय जो और अन्य जो भी जो जिन्हें लगता था कि कहीं भारत में रहने वाले जो पंथ विशेष के लोग हैं वो इससे लेके नाराज ना हो जाएं। चाहे उस समय जो है पंथ विशेष ने अलग से पूरा पाकिस्तान चाहे टुकड़े करके भारत के ले लिया हो, लेकिन फिर भी भारत में ऐसी विचारधारा के उस समय लोग सत्ता में रहे कि जिन्होंने फिर भी इस बात को समझा और उन्होंने इसके जो अन्य जो छंद जो हैं उनको पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं किया और केवल 2 छंद तक ही लेकर और ना केवल 2 छंद रखे, अपितु इसको जो राष्ट्रगान की तरह जो एक सम्मान जो मिलना चाहिए था, उस सम्मान को भी नहीं दिया गया। तो अब जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने जब इसको संसद के पटल पे रखा और इसको ये इस परिप्रेक्ष्य में कि जो एक सम्मान जो बाकी जो संविधान का होता है, जो राष्ट्रगान का होता है, तो उसे भी हमें इस रूप में लेना चाहिए और जो इसकी भी जो गंभीरता जो है वो पूरी तरह से जो है वो देनी चाहिए। तो अब बाकी के जो चारों जो छंद हैं उन्हें जोड़कर पूरे 6 छंद का जो वंदे मातरम है वो पूरा पूरा बजेगा और जो 3 मिनट 10 सेकंड का जो समय रहता है उस समय विशेष में जिस तरह से राष्ट्रगान को हम 52 सेकंड में एक उसकी एक तय उसमें करेंगे, तो उसी अनुसार राष्ट्रगीत को भी उसके सभी छंदों के साथ अब जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम है और जो हमारे ऐसे सरकारी आयोजन है, सरकारी कार्यक्रम है, उन सभी में जो है ये अब जो है विधिवत रूप से जो है इसका गायन होगा। यस सर। तो अभी नया कानून आया है जिसमें राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है, तो उसमें सर वंदे मातरम को जन गण मन जैसा कानूनी संरक्षण मिल गया। तो ये भी है कि राष्ट्रीय गायन के रुकावट डालेगी। तो सर इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि अभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि हम ये नहीं गाएंगे। जैसे जहां पर कर्नाटक में जैसे कांग्रेस की सरकार है और एक दो जगह पे, तो ऐसे कई बयान आ चुके हैं उन नेताओं के कि हम नहीं गाएंगे। तो सर फिर इनका क्या मतलब मानसिकता कैसी होगी फिर जब कानून बन गया है, बनेगा मतलब, तो भी इसके बावजूद? देखिए इन सारी चीजों से ये हमारे युवा को पता होना चाहिए और खास करके सनातन समाज को भी पता चलना चाहिए कि ना केवल हमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ना केवल वोट देकर ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री नहीं कर लेनी चाहिए, अपितु हमें ये भी देखना चाहिए कि कि हमारे अगेंस्ट किस तरह की जो है एक विचारधारा विधिवत रूप से एक लोकतंत्र में स्थापित है और उसमें वो लोग सरकार की भूमिका में भी हैं। आप ना केवल कर्नाटक में भी अभी एक जो न्यूज में आ रहा था, अभी उसमें वीडियो में दिखाई दे रहा था कि जो विपक्ष के जो मुख्य नेता हैं वो उसको बोल भी नहीं रहे थे। यस। और साथ साथ एक दूसरे राज्य जो है तमिलनाडु, उन्होंने तो अपने स्टेट का जो एंथम जो है जो राज्य का गीत है उसको पहले उसको कह दिया कि हम पहले उस गीत को करेंगे और उसके बाद जो है इसको बोलेंगे। तो इस तरह की ये जो चीजें जो किसी भी रूप में जो है इनको हम एक तरह से अगर हम एक राष्ट्र में रह रहे हैं तो हम इनको उचित नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि हम सब कहीं भी इस स्वतंत्र भारत में जिस तरह से हम जो है अपना जीवन बिता रहे हैं और हम एक तरह से पूरी आजादी ले रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए आज पुलिस है, सेना है, एक राष्ट्र की सरकार है, तो हमें ये सब मिला है। इसके लिए हमें उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और उस समय के जितने भी जो साहित्यकार हैं जो जिन्होंने इस अपने कलम की
उसको लिखा और उन शब्दों को पिरोया और ये जन-जन की भावना तक पहुँचा और अलग-अलग नाट्यों के रूप में भी और जो उन सभी कलाकारों ने इसे और उन सभी कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने इसे जन-जन तक पहुँचाया और उसके बाद तो हमें उन सभी को का स्मरण करते हुए अब ऐसी चीज़ों में भी अगर हम इस तरह से देखेंगे कि ये किसी को नाराज की हो सकती है या इसे नहीं बोलना चाहिए, तो ये इस तरह की जो कट्टरता है, ये कहीं न कहीं भारत को फिर से कि एक किसी विशेष वर्ग को आप केवल इस तरह से आप खुश करके, तो ऐसा नहीं है कि उससे कोई विशेष वर्ग खुश हो जाए या विशेष वर्ग को आपको कोई बहुत ज़्यादा अधिक मतदान कर दे, ये गलतफ़हमी है। क्योंकि जो एक केवल एक कट्टरपंथी कोई वर्ग होता है, वो समाज का बहुत छोटा वर्ग होता है और उसमें भी ये देखा जाता है कि अधिकांश जो वर्ग है वो ये देखता है कि सरकार हमारे साथ न्याय कर रही है कि नहीं कर रही है या जो जो रूल ऑफ लॉ है या लॉ एंड ऑर्डर है उसका सही तरह से विधिवत रूप से पालन करा पा रही है कि नहीं करा पा रही है। क्योंकि सभी लोग जो है वो कहीं न कहीं वो समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं और अगर सरकार अगर जो सरकार जो है वो अगर उस समय और अगर सरकार उस समय वो पालन नहीं करेगी तो वो सभी जो है वो चाहे कोई भी पंथ विशेष हो वो सभी नाराज होंगे। तो एक ये सारी चीज़ें जो हैं हमें अपनी जो हमारे विचार हैं या अपने जो जो वैचारिक मूल्य हैं, उन पर हमें किसी भी रूप में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और और कहीं कोई दूसरा इस तरह का कोई अगर कोई कट्टरपंथी वर्ग है भी तो उन्हें इन चीज़ों के लिए इस चीज़ को बताना चाहिए हमें कि हमारी यहाँ से ये हमारी लिमिटेशन है और इन चीज़ों को जो है आपको इस तरह से जो देश के जो नैतिक विचार हैं या देश के मूल्य हैं, यहाँ से आगे आपको इनका पालन करना होगा। अन्यथा क्या होगा कि आप एक ऐसे अपराध को या एक ऐसी मनोवृत्ति को जन्म देना शुरू कर देंगे कि जिसका कि कहीं कोई अंत नहीं है। यस। तो तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके क्योंकि अब ना केवल क्योंकि स्कूल हैं उसमें भी इसका जो है अनिवार्य रूप से जो है वो गायन होगा। कोई सार्वजनिक स्थान है अ, ब उस उन जैसे थिएटर है या कहीं अन्य है तो उसमें थोड़ा-सा छूट दे इसमें दी गई है कि आप उस समय एक है लेकिन लेकिन हमें ये ज़रूर है कि अगर आप इसमें किसी भी तरह से जो है डिसऑनर करते हैं तो अब जो 3 वर्ष की जो सज़ा जो राष्ट्रगान के लिए है और इसमें ये भी बात आ चुकी है कि अगर पहले राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अगर कोई बजेगा तो सबसे पहले हम राष्ट्रगीत को ही फ़ॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो राष्ट्रगीत ही जो है वो गाया जाएगा। तो इस तरह से जो एसओपी है वो अब जो है सार्वजनिक जो भी सरकारी कार्यक्रम हैं, ख़ास करके जैसे राष्ट्रपति जी के जो कार्यक्रम हैं हमारे और जो भी सरकारी इस तरह के कार्यक्रम हैं, तो उन सभी में जो है अब वंदे मातरम को जो एक जो सम्मान जो है वो जो एक एक क्योंकि अब इसको जो है पूरा भी लोग बाग जो है याद नहीं करते थे वो भी यस। क्योंकि धीरे-धीरे वो 2 छंदों तक ही लिमिट हो गया था, तो अब धीरे-धीरे सभी लोग जो हैं वो इसको पूरा याद भी करने की कोशिश करेंगे, गाएँगे भी। तो ये क्योंकि कहीं न कहीं जो भी सत्ता में हैं, तो वो अगर राष्ट्र के प्रेम के प्रति जो भी चीज़ें हैं, उनके लिए अगर वो इस तरह से बढ़ावा देंगे, तो ये हम सभी युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये कहीं न कहीं क्योंकि जब तक खुद जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करते, तब तक उस चीज़ के प्रति एक तरह से इग्नोरेंस ही रहती है। तो आज माननीय गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने इस वंदे मातरम को उसको समझा है, तो इसके कारण
कुछ कट्टरपंथियों को छोड़ दें, बाकी अन्य समाज का जो भी अधिकांश वर्ग है वो तो सभी इसके फेवर में है और वो सभी विधिवत रूप से, और अब वो लोग भी जो है अगर वो किसी भी तरह से उसका कहीं अपमान करेंगे तो उनके लिए भी जो है अब सजा है, तो उन्हें भी उदम तो मचाने से रहे, अब वो उदम तो नहीं मचाएंगे, चुप जरूर रह सकते हैं कि हाँ साहब हम बोलेंगे नहीं, तो ये काम फिर भी वो करेंगे कि हाँ हमें हमें गाना नहीं है, बोलना नहीं है। तो उसमें तो विपक्ष के कई जो मुख्य मुख्य नेता हैं वो भी शामिल हैं, तो उनकी भी जो है वीडियो अब वायरल हो रही हैं और पता चल रहा है कि वो किस तरह की विचारधारा देश के लिए रखते हैं। यस सर। और सर जब 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से जब पहली बार वंदे मातरम गाया जाएगा, तो मुझे लगता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के साथ साथ हजारों लाखों जिन जिन लोगों ने हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी, उनकी आत्मा कहीं ना कहीं तृप्त हो जाएगी कि स्वतंत्र भारत में पहली बार प्राचीर से वंदे मातरम जब बजेगा। सर धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। सभी दर्शकों को कहेंगे हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने समय दिया इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।